हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन और उसके दोस्तों को सोल पैलेस में आने के बाद जानने को मिला कि यहाँ पर तो चारों तरफ एक कर्ज फैल चुका है, जिस कर्ज की वजह से सोल पैलेस के नॉर्मल लोग 20 में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। और इसी कर्ज को रोकने के लिए चेरी एक कर्ज लैंड के अंदर इंटर हो गई, जहाँ पर उसकी जान खतरे में थी। इसलिए मिस वान, कैरन और हाउचेन उसे बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करना चाहते थे। शुरू में तो मास्टर चेंग होन यू इन लोगों को बीच में इंटरफियर करने नहीं देता, लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि ये तीनों कितने सारा पावरफुल है और गॉड्स के फेवरेट्स है, तो उसने भी अपना फैसला चेंज कर लिया और इन तीनों से वो मदद मांगते हुए कहता है कि प्लीज कुछ भी हो जाए लेकिन चेरी को बचा लो, सिर्फ तुम तीनों ही ऐसा कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर होंगियो ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को भी यहाँ कर्स लैंड के अंदर भेज दिया, जबकि साथ ही साथ ये सीक्रेट टेक्निक लिंजुआन, हानी और साथ ही साथ सैमी को भी टेलीपोर्ट करके इस जगह पर ले आई थी। शुरू में तो ये सब लोग चेरी को लेकर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं वो कितनी ज्यादा कमजोर है, उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा और यकीनन उसकी जान खतरे में भी होगी। लेकिन जैसे इन लोगों ने चेरी को अपनी आंखों के सामने देखा तो इन्हें देखने को मिलता है कि चेरी खतरे में नहीं बल्कि चेरी ही कोई पावरफुल से पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट भी टिक नहीं पा रहा। पर तभी अचानक वहाँ पर एक स्टोन बीस्ट समन हो गया, जो कि आते ही गुस्सा होकर कहता है कि न समझ लड़की, तुमने बीस्ट गॉडेस की स्टैचूज पर हमला करने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहती वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अटैक समन कर लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ चेरी तो उस बड़े से बीस्ट को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम ही हो वो कर्स जिसने मेरी सोल पैलेस की ऐसी हालत कर दी। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टोन बीस्ट तो एक बड़े से एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ चेरी पर हमला कर चुका। जिस एस्ट्रॉइड अटैक को ब्लॉक करने के लिए मैकडल अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि ये इतने बड़े स्टोन को ब्लॉक कर सके। इसलिए चेरी घबरा कर मैकडल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने यहाँ स्टोन बीस्ट पर हमले करना शुरू कर दिए, एक के बाद एक लगातार हमले, जो कि उस एस्ट्रॉइड को तबाह करने के साथ साथ ही स्टोन बीस्ट को भी हिट करके पीछे पटक देते हैं। और ये लास्ट डुअल स्ट्राइक करते ही यहाँ पर हाउचेन और कैरन फौरन चेरी के सामने आ गिरे, जहाँ पर चेरी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है कि कैप्टन और वाइस कमांडर, क्या ये दोनों तुम ही हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तभी अचानक वो यहाँ पर अपने बाकी के टीममेट्स को भी बारी बारी करके देखती है, जो कि चेरी से कह रहे थे कि तुम मुश्किल में हो और हम तुम्हें बचाने के लिए न आए, ऐसा भला हो सकता है? बेशक हम ये तो नहीं जानते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन हम तुम्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं दे सकते। और स्टोन बीस्ट ने अपनी हद पार कर दी थी, जबकि मिस वान भी उसे कहती है कि बेवकूफ लड़की, अगर इतनी ही बड़ी मुश्किल थी तो तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? दूसरी तरफ चेरी तो अपने दोस्तों को इतने वक्त के बाद देखकर इमोशनल होते हुए फौरन से भागकर यहाँ इनके गले लग जाती है और वो रोते हुए कह रही थी कि तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं तुम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। चेरी ये सब कहते हुए रो रही है। यहाँ पर एक क्यूट सा मोमेंट था, पर तभी अचानक इन लोगों को पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही स्टोन बीस्ट था। इसलिए सब के सब उसे देखते हुए फाइट के लिए खुद को तैयार कर चुके, जबकि इन लोगों का कैप्टन हाउचेन भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मेरे डीमन हंटर्स, चलो अपना सोल चेन पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लो। जो कहती इन लोगों ने अपने सोल चेन लिंक को एक बार फिर से फुली एक्टिवेटेड कर लिया, जिसकी वजह से अब कोई भी डैमेज एक पार्टनर को नहीं बल्कि सब लोगों में इक्वली डिवाइड होगा। और ऐसा करने के साथ ही ये सब लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए स्टोन बीस्ट पर हमला करने शुरू हो गए, जहाँ दूसरी तरफ वो स्टोन बीस्ट भी काफी सारा भड़का हुआ था और वो भी अपनी पावर से की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों की टीम के सामने उसका कोई चांस ही नहीं था। इन सब लोगों ने ही अपनी टीम फाइट को पहले से काफी ज्यादा बेहतर कर लिया था। यहाँ सब लोगों के अटैक्स के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि सैमी ने अपने पर्पल लाइटिंग थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से सैमी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। साथ ही साथ उसकी मीटियोर हैमर पर भी थंडर की एबिलिटी आ जाती है। लिंजुआन और हाउचेन यहाँ पर सैमी की ये पावर देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इसने अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया। हम महसूस कर सकते हैं कि इसकी फैंटम थंडर वाली एबिलिटी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि सैमी ने अपने मीटियोर हैमर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सिर्फ एक ही अटैक में उस स्टोन बीस्ट को उठाकर काफी दूर पटक दिया, जिसके बाद सैमी भी काफी कूल तरीके से जमीन पर आकर कहता है कि वाओ, ये कितना सारा सेटिस्फाइंग है अपने टीममेट्स के साथ पूरे एक साल के बाद यूं मिलकर फाइट करना। जबकि उसके बाकी के टीममेट्स तो हैरानगी के साथ उसे देखते हुए कह रहे थे कि वाकई में ये गंजा पहले से ताकतवर हो चुका है। यहाँ जब ये सब लोग इसी तरह की बातें कह ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्टोन बीस्ट की बॉडी से भी काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, क्योंकि वो अपने बर्सरेक मोड में जा चुका है। और साथ ही साथ वो हवा में उड़ते हुए इन लोगों को धमकी देकर कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम सब लोगों को कुचलने वाला हूँ। हाउचेन भी ये देखकर अपने दोस्तों को वार्न करते हुए जरा संभल कर लेने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्टोन बीस्ट ने एक पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ सैमी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ सैमी भी उससे ब्लॉक करने के लिए अपने वेजरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ये टेक्निक यहाँ इस पंच को ब्लॉक नहीं कर पाती। सैमी ने
बेशक उस बीस्ट के कर दिया था, लेकिन वो उसे हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो हारा गया। दूसरी तरफ लिंसुआन यहाँ पर सैमी की मदद करने के लिए अपने मार्शल सोल फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे दूसरी तरफ वो स्टोन बीस्ट को हराने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, बल्कि वो एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिंसुआन को पटकते हुए पीछे की तरफ फेंक चुका, जो देखकर तभी अचानक यहाँ हाउचेन और कैरन तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए स्टोन बीस्ट पर हमला करके उसे पीछे धकेल देते हैं, जहाँ स्टोन बीस्ट ने कैसे तैसे खुद को होल्ड कर लिया और वो दोबारा से अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ हाउचेन और कैरन पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक हानियो फौरन से इन लोगों के सामने आकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डैमेज को शील्ड पर ले लेता है, जिस पर जब वो स्टोन बीस्ट यहाँ हानियो की तरफ देखने लगा तो उसका ध्यान भटकाने के लिए मिस वान ने उस पर दूसरी तरफ से अपनी शील्ड पर हमला कर दिया। जैसे ही वो बीस्ट मिस वान की तरफ देखने लगता है तभी अचानक चेरी और उसका बीस्ट उस स्टोन बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिस पर वो स्टोन बीस्ट भी बेचारा कंफ्यूज होते हुए यही सोच रहा होगा कि आखिर मैं किस किस का मुकाबला करूं, क्योंकि टीम बैटल में तो वो कभी भी इन लोगों को नहीं हरा सकता। हम देखते हैं कि हानियो ने फौरन वहाँ पर अपने एब्सोल्यूट प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट को एक ही जगह पर कैद कर दिया ताकि वो अपनी जगह से मूव न कर सके। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस वान भी अपने चाइल्ड स्पिरिट गॉड की रेज फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है इस स्टोन बीस्ट को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ वो स्टोन बीस्ट तो यहाँ पर अपने सामने गॉड के सक्सेसर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, लेकिन उसकी आंखें तो तब पटी की पटी रह गई जब उसने देखा कि हाउचेन और कैरन भी दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लाइट और गॉडेस ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो हैरान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर इतने सारे गॉड्स के सक्सेसर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों का मुझ पर हमला करने का मकसद क्या है। और ये कहती है एक बार फिर से उस गार्डियन ने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए खुद को उस एब्सोल्यूट प्रिजन से आजाद करा दिया। कैरन और हाउचेन ने अपने स्लैश अटैक्स रेडी कर लिए थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से स्टोन बीस्ट पर हमला कर चुके, जिसे दूसरी तरफ वो स्टोन बीस्ट रोकने के लिए फौरन से अपने हेवनली फॉलिंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक से टकरा गया। अब चूंकि स्टोन बीस्ट उन अटैक्स के साथ मसरूफ था तो ये मौका चेरी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन था। वो फौरन पीछे की तरफ से आते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, अगर तुम अपना कर सीधे तरीके से नहीं हटाओगे तो मुझे मजबूरन अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। जहाँ वो मैगडल के साथ मिलकर पीठ पीछे से हमला करते हुए स्टोन बीस्ट को हरा देती है और इसके बाद वो काफी कूल तरीके से कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरी जैसी राजकुमारी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अब चारों तरफ से घिर चुके हो, इसलिए कर सीधी तरीके से हमारी बात मान लो। जो सुनकर दूसरी तरफ वो स्टोन बीस्ट उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम ये बार बार कर्स किसको बोल रही हो, मैं तुम्हें क्या किसी तरह का कर्स लगता हूँ, मुझे बीस्ट गॉडेस से खुद यहाँ का गार्डियन चुना है। जो सुनकर तो इन सब लोगों को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई। दूसरी तरफ मिस वन हैरानगी के साथ चेरी से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुमने किसी गलत आदमी पर हमला कर दिया, जिस पर चेरी भी उप्स कहते हुए काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टोन बीस्ट ने यहाँ इन लोगों को सब कुछ बता दिया और वो इन्हें समझाता है कि असल में वो यहाँ का गार्डियन है, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस होली पुल की रखवाली करे जिसके अंदर सारे के सारे कर्सेस कैद है और तुम लोग जिस कर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो भी इसी होली पुल की कहीं न कहीं गहराई में मौजूद होगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सोल पैलेस की सेंट ही अंदर जा सकती है, यानी कि चेरी। जो सुनकर तो लिंसुआन हैरान होते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं जो हम अपनी इस मासूम सी बच्ची को इस खतरनाक से होली पुल के अंदर जाने देंगे। इवन की हाउचेन भी यहाँ पर उस गार्डियन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और कैरन भी चेरी के साथ जा पाए, लेकिन उस गार्डियन ने साफ साफ मना करते हुए बोल दिया था कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, वहाँ पर चेरी के अलावा कोई भी नीचे नहीं जा सकता और वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ पर चेरी की सोल सैक्रिफिकेशन भी हो सकती है। जो सुनकर तो यहाँ चेरी के सारे दोस्त परेशान हो गए और वो मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम चेरी को इतने बड़े खतरे की इजाजत नहीं दे सकते। साथ ही साथ कैरन यहाँ चेरी से कहती है कि चेरी एक बार फिर से सोच लो, नीचे बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इवन की हाउचेन भी चेरी से कह रहा था कि सोल पैलेस को बचाने का हम कोई न कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, हमें चाहे गॉडेस ऑफ नेचर यानी कि ज़्यावली की ही मदद क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन हम तुम्हें नहीं खो सकते, तुम्हें खोने की कीमत काफी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन दूसरी तरफ चेरी अपने सोल पैलेस के लोगों को याद करते हुए कहती है कि वो लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मुझे उनके लिए ये करना ही होगा। इसलिए वो फौरन यहाँ मैगडल को मिस वान के हवाले करते हुए कहती है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले ही इस कर्स फूल के अंदर जाने वाली हूँ, अब मैं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। और वैसे भी सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम लोग भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हो, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग सोल चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे बचा लेना। और ये कहते हुए चेरी काफी जरा हिम्मत दिखाकर उस कर्स फूल की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि उसे जरा सा भी डर नहीं लगता। दूसरी तरफ उसके बाकी के सब दोस्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन चेरी मुस्कुराकर उनसे कहती है कि बस तुम लोग यहीं पर रुककर एक अच्छी खबर का इंतजार करो, मैं उस कर्स को हटाए बगैर वापस नहीं आऊंगी। और ये कहती है, हम देखती है कि चेरी काफी कूल तरीके से उस कर्स फूल के अंदर कूद गई, लेकिन यहाँ पर इंटर होती नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी में काफी अजीब तरह की इरिटेशन हो रही थी। वो
रोते हुए कहती है कि एक बार मुझे वो कर्ज मिल जाए, मैं उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। और ये कहते हुए जब चेरी नीचे की तरफ लैंड करती है तो तभी अचानक उसे वहाँ पर कई सारे बीस्ट की सोल दिखाई दी, जो कि रेड कलर की कर्ज फॉर्म में चमक रही थी। और साथ ही वो सारे के सारे सोल बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे, जो कि चेरी को देखते ही फौरन से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे टकराकर चेरी को तकलीफ तो हो रही थी, पर साथ ही साथ वो जिस भी सोल कर्ज से टकराती उससे उस सोल की मेमोरीज भी देखने को मिलती, जहाँ उसे जानने को मिलता कि उसकी मौत कितनी सारा भयानक तरीके से हुई थी और वो उसी दर्द की वजह से इतनी सारा चिड़चिड़े हो चुके हैं। यहाँ ये दर्द भरी मेमोरीज चेरी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। वो इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रही। इसी तकलीफ की वजह से वो गिरकर बेहोश हो गई थी। बाहर की तरफ उसके दोस्त अभी भी इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर काफी सारा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक चेरी की कोई भी खबर नहीं मिली थी, इसलिए इन सबको ही चेरी के लिए परेशानी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम चेरी को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से होश में आ गई और आखिरकार उसे अपने सामने वो कर्ज वाला सोर्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसके सोल पैलेस की ये हालत हो चुकी है। ये कर्ज उन सारे के सारे सोल से मिलकर बना हुआ था, जो कि चेरी को देखकर कहता है कि मैं तुम सबकी सोल्स को निगल जाऊंगा। वो कर्ज काफी ज्यादा बड़ा, भयानक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे चेरी मासूमियत के साथ देख रही थी। और वो कर्ज धीरे धीरे यहाँ चेरी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि वहाँ पर मुझे सारे इंसान मेरी तरह ही दर्द झेलेंगे, ताकि तुम लोग समझ सको कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा वफादार थे और तुम्हें हमारे दर्द का एहसास हो। दूसरी तरफ चेरी तो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही और वो कर्ज यहाँ धीरे धीरे से चेरी के पास आकर उस पर हमला करने वाला था, और तभी अचानक उस कर्ज के हाथों को यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी ने घेर लिया, जो उन सारी कर्सेस को, उन दर्द भरी यादों के अलावा वो सारी अच्छी यादें भी। कभी उन लोगों के दिल में ये गुस्सा है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा हुआ नहीं करते थे। एक टाइम तक जब वो अपने ऑनर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ उनके ऑनर्स भी इनसे बहुत ही सारा प्यार करते थे। हर बार जब एक स्पिरिट बीस्ट की मौत होती थी तो उसका ऑनर भी काफी ज्यादा गमज़दा और दुख से भरा हुआ होता था। मरने से पहले हर एक स्पिरिट बीस्ट की यही ख्वाहिश थी कि काश वो आखिरी दफा अपने मास्टर से मिल पाता और उसे अच्छे से गुड बाय बोल पाता। इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों की वजह से उनकी सोल को कभी भी शांति नहीं मिल पाई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो कर्ज अभी भी चेरी पर हमला नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ चेरी उस कर्ज की तरफ देखती हुए कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि तुम में से किसी भी कर्ज वाली सोल का ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। तुम लोग कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चेरी यहाँ पर आई तो इस इरादे से थी कि वो इन कर्सेस की पिटाई लगाएगी, लेकिन अब उसे भी इनके दर्द का एहसास हो गया, इसलिए वो इनके दर्द को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते उस कर्ज को फौरन से हक कर लेती है, क्योंकि इन टूटी सोल्स को कुछ और नहीं बल्कि थोड़ा सा प्यार ही तो चाहिए था। और चेरी साथ ही साथ इनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस तरह चिड़चिड़े क्यों बने, वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम इंसान हमेशा से तुम्हारे शुक्रगुजार रहे, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी जान की परवाह न कर तुम्हें हमेशा हमारी हिफाजत करी। यहाँ चेरी का ये प्यार देखकर तो दूसरी तरफ वो कर्ज भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा क्यूट दिख रहा था, और वो फौरन से चेरी पर चिपकते उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि चेरी के सामने बीस्ट गॉडेस भी समन हो गई, जो कि चेरी को शाबाश बोलते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने इन बीस्ट के एहसास को समझ लिया। सोल पैलेस के इंसान जिसको कर्ज बोलते हैं वो असल में कर्ज नहीं है, ये इंसानों और बीस्ट के दरमियान का प्यार है। जब भी एक बीस्ट मर जाए तो वो अपने मालिक से वापस जाकर मिलने की कोशिश करना चाहता है, ताकि वो उसे आखिरी दफा अलविदा कह सके। लेकिन दूसरी तरफ इंसान को ये कर्ज की तरह लगता है, क्योंकि उसे तकलीफ होती है और साथ ही साथ उस इंसान में बीस्टिफिकेशन के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। उसकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो, क्योंकि तुमने इनके दर्द और एहसास को समझ लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बीस्ट के सोल्स यहाँ चेरी को भी अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से वो चेरी की बॉडी में जाकर समाने लगे, जो कि चेरी को बीस्ट गॉडेस का सक्सेसर बनाने के काबिल बना देते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बीस्ट गॉडेस ने भी चेरी को आखिरकार अपने सक्सेसर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से चेरी को ये न्यू एबिलिटी मिली है कि वो किसी भी बीस्ट या फिर उसके सोल के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। और अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब कि चेरी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को भी आसानी से समन कर पाएगी। यहाँ बीस्ट गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से हम देखते हैं कि चेरी के कपड़े काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगे, साथ ही साथ उसके पंख निकल आए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चेरी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी भी अनलीश हो रही थी, जो देखकर उसके दोस्तों काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन बाहर की तरफ हम देखते हैं कि इस एनर्जी की वजह से होली ट्री भी दोबारा से जिंदा होने लगा, जो देखकर सोलर पैलेस के सारे लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन चेरी के ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि उन्हें लग रहा था कि शायद चेरी ने अपनी सोल सैक्रिफिकेशन कर दी, इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा गमज़दा थे। पर तभी अचानक चेरी टेलीपोर्ट होकर इन लोगों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर तो इन्हें बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि एक तो चेरी जिंदा और सलामत थी, जबकि साथ ही साथ उसे बीस्ट गॉडेस की ब्लेसिंग भी मिल चुकी। ये बात देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे।
दूसरी तरफ चेरी यहाँ बाहर आने के बाद उन सारे बीस्ट की सोल्स को आजाद करते हुए कहती है कि जाओ और अपने मास्टर से आखिरी दफा मुलाकात कर लो ताकि तुम लोगों की आखिरी विश पूरी हो सके। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे बीस्ट सोल्स अपने अपने मास्टर्स की तरफ जाने लगे, जिनके सोल्स को देखकर दूसरी तरफ उनके मास्टर्स भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने बीस्ट का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी सोल को शांति मिले। यहाँ पर इसके बाद वो आखिरी दफा अलविदा कहकर उसे भेज देते हैं, जबकि इसी के साथ इन सब लोगों का बीस्टिफिकेशन इफेक्ट भी खत्म हो गया। यहाँ ये इमोशनल सीन चल ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि हाओचन और उसके बाकी के सारे दोस्त भी कर्स लैंड से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए, जिन्हें देखकर तो मास्टर होंगे उनकी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ वो हैरान होकर कहता है कि अचानक से तुम लोग इतने ज्यादा कैसे हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने तो सिर्फ 3 ही लोगों को टेलीपोर्ट किया था। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सैमी के जेनन पास पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गंजे फौरन से पैलेस मास्टर के पास आ गए थे, जिनसे वो शिकायत लगाते हुए कहते हैं कि हमारे लीडर सैमी को 2 लोगों ने किडनैप कर लिया, उनमें से एक मैजिशियन टेम्पल का ग्रीन बालों वाला लड़का था। हम तो उन लोगों को अपने लीडर दे रहे थे, पर वो लोग बिना माने हमारे लीडर को गायब करके यहाँ से चुरा गए। जो सुनकर तो यहाँ पैलेस मास्टर मास्टर लिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं कि आखिर उन बच्चों की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो सैमी को ये बिना इजाजत के यहाँ से ले जाए। सैमी हमारे थेरेपिस्ट पैलेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ जब वो ये सब कह रहे थे, दूसरी तरफ हाओचन और उसके सारे दोस्तों अपनी जीत की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे थे। मास्टर लिंग की ये सारी बातें सुनकर तो वाइस पैलेस मास्टर मिस रुविशुई कहती है कि ग्रीन बालों वाला मैजिशियन, लगता है कि मैं समझ गई कि सैमी को कौन किडनैप करके लेकर गया है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी की डीमन हंटिंग स्क्वाड का मेंबर है लिन जुआन। लगता है कि वही सैमी को अपने साथ लेकर गया होगा। जो सारी बातें सुनकर तो मास्टर लिंग गुस्से के साथ खड़े होकर कहते हैं कैसे हुई कि वो बिना इजाजत के सैमी को अपने साथ लेकर चला जाए। जल्दी से पता लगाओ कि इस वक्त सैमी और वो लोग कहाँ पर है, ताकि हम उन लोगों से सैमी को वापस लेकर आ पाए। पता नहीं आखिर पैलेस मास्टर को सैमी की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। यहाँ जब पैलेस मास्टर गुस्से के साथ ये सब कह रहे थे तो दूसरी तरफ सैमी को भी छींके आ रही थी, जो कि धीरे से कहता है कि पता नहीं कौन, लेकिन शायद कोई ना कोई तो मुझे याद कर रहा है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।